अब हम लोग का टॉपिक है गंगा घाटी, बिहार और बंगाल में तुर्कों की विजय। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर देखा जाए तो इस समय गढ़वाल वंश कन्नौज पर शासन करता था। फिर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में गढ़वाल शासक जयचंद्र से युद्ध किया और उसको परास्त कर दिया था। कहते हैं कि जयचंद्र जीत ही चुका था, लेकिन तभी एक तीर उसको जाके लग गया और वह ज़मीन पर गिर गया। इससे जयचंद की सेना तितर बितर हो गई। फिर मोहम्मद गौरी को हाथ मिल गया आगे बढ़ने का। फिर उसने जो है पूरे चंदावर के युद्ध का निर्णय अपने तरफ कर लिया, ठीक है ना। फिर वह बनारस की ओर बढ़ा। फिर बनारस में उसने कई लूटपाट किए, मंदिर तोड़े क्षेत्र में। अब सेनाएं बनारस तक पहुंच चुकी थी। अब तुर्की साम्राज्य की जो सेनाएं थी वह बिहार के सीमा तक पहुंच चुकी थी और बिहार के सीमा को टच कर रही थी। इस तरह अगर तराइन और चंदावर की लड़ाई ने भारत में तुर्क शासन की नींव भली भांति डाल दी थी, लेकिन इन जीतों को स्थायित्व प्रदान करने का काम काफ़ी कठिन था अभी भी। इसमें तुर्कों को आगे के लगभग 50 वर्षों का समय लगाना पड़ा। इसका अध्याय हम आगे वाले अध्याय में करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बताते हैं कि इस तरह आधार तैयार हो चुका था तुर्की साम्राज्य का। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को वह छोड़कर मोहम्मद गौरी चला जाएगा अपने गजनी प्रदेश, ठीक है ना। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे तुर्क साम्राज्य को बढ़ाएगा और जिसे गुलाम वंश या कि मामलूक वंश भी कहा जाता है, ओके। और क्या होता है कि फिर एक समय ऐसा आता है कि इस गुलाम वंश को अपने मिडिल ईस्ट से अपने सारे संबंध को तोड़कर अपना सारा ध्यान अब भारत के क्षेत्र में ही लगा के रखना था। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी तक जीवित रहा। इसी दौरान उसने दिल्ली के दक्षिण बाजू की रक्षा करने के लिए बयाना और ग्वालियर के किले फतह किए। कुछ दिन बाद ऐबक ने भी चंदेल शासकों के कालिंजर, महोबा और खजुराहो के किले छीन लिए थे। अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो पूर्व में तुर्कों को अधिक सफलता मिली। बख्तियार खिलजी नामक एक अफसर था जिसका चाचा तराइन की युद्ध में लड़ा था। बनारस से पूर्व की ओर के कुछ इलाकों को संभालने की जिम्मेदारी बख्तियार खिलजी को सौंपी गई थी। इसी स्थिति का लाभ उठाकर उसने बिहार पर कई हमले किए और दरअसल तब बिहार एक प्रकार से लावारिस क्षेत्र था और इसी वजह से जो है बख्तियार खिलजी ने बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध विहारों को अपना लक्ष्य बनाया और उन्हें बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। इन विहारों का कोई रक्षक नहीं था। नालंदा और विक्रमशिला ऐसे ही विहार थे। बख्तियार खिलजी ने काफ़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली थी और अपने अनुगामियों का एक दल भी खड़ा कर लिया था। अपने हमलों के दौरान उसने बंगाल पहुंचने के रास्तों की जानकारी इकट्ठी कर ली थी। बंगाल विजय के अपने विशेष लाभ थे। अपने आंतरिक संसाधनों तथा विदेश व्यापार के कारण प्राप्त उसकी समृद्धि की ख्यात दूर दूर तक थी। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से जो व्यापार होता था बंगाल में तब बंगाल था, तो उसकी समृद्धि अपनी अलग ही थी। और एक प्रकार से देखा जाए तो विदेशी व्यापार ज़्यादा होने के कारण बंगाल में संपन्नता की स्थिति व्याप्त थी और इसी वजह से बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल को विजित करना उसके लिए बहुत ही अच्छी सैनिक विजय मानी जाती है, ठीक है ना। और इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जला दिया था। कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने ये जो विश्वविद्यालय थे उसको एक किला समझ कर उसको जला दिया था, लेकिन मैं कहता हूँ जब किसी एक बंदे को जब ये नहीं पता चल रहा है विश्वविद्यालय और सैनिक किले में क्या डिफरेंस है, तो वह सेनापति बन के कैसे कार्य कर सकता है। बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल में तब सेन वंश का शासन था। वहाँ पर लक्ष्मण सेन वहाँ का शासन कर रहा था। तो वह लक्ष्मण सेन को हराने की कोशिश करता रहा और लक्ष्मण सेन भागते भागते दक्षिण बंगाल की तरफ गया और वहाँ पे वह अपना शासन कर रहा था। फिर अधिकतर बंगाल पर बख्तियार खिलजी का शासन हो गया और मोहम्मद गौरी ने उसे बख्तियार खिलजी को वहाँ का बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर चुका था, लेकिन बख्तियार खिलजी बंगाल पर अपना स्वतंत्र शासन चलाता था। फिर बख्तियार खिलजी ने एक मूर्खतापूर्ण घटना ये की कि उसने जो है असम को जीतने की बात की और वह असम को जीतने के लिए चल दिया और असम की सेनाओं ने और असम का जो साम्राज्य था उन्होंने बख्तियार खिलजी को रोका नहीं और उसे जितनी अंदर आना था उसको अंदर आने दिया, ठीक है ना। और वो लोग क्या किया असम वालों ने कि उन्होंने बख्तियार खिलजी का जो रसद पानी का जो पूरा स्ट्रक्चर उसने बनाया था पीछे से आने का, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और जब बख्तियार खिलजी को लगा कि अब हमारी सेना ज़्यादा आगे आ गई है, तो वह पीछे हटने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ थक चुका था
और तब असम की सेनाओं ने उसे खूब परास्त किया और परेशान किया और उसे परास्त कर दिया। और किसी तरह वो वहाँ से जान बचाकर भागा और अपने बंगाल आया, लेकिन बंगाल आने के बाद उसकी स्थिति इतनी जर्जर और वह इतना बीमार हो चुका था कि इस स्थिति से देखकर उसी के एक सरदार ने उसे छुरा से घोंप कर उसकी हत्या कर दी। और इस प्रकार से इस बख्तियार खिलजी का अंत होता है। और इधर कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्क साम्राज्य को स्थायित्व दे रहा था, तो उधर आपका मध्य एशिया में मोहम्मद गौरी का जो गजनी प्रदेश था वह और ख्वारिज्म जो ईरान में साम्राज्य था उनके बीच युद्ध हुआ, और जिसमें ख्वारिज्म लोगों ने मोहम्मद गौरी की सेना को परास्त किया। और इसी की वजह से मोहम्मद गौरी के तुर्क सरदारों को ये लगा कि अब हम लोगों को अपना ध्यान भारत पर लगा देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अब उनका मध्य एशिया में ख्वारिज्म जैसे मजबूत साम्राज्य से लड़ना वो लोग अवश्य नहीं समझे, ठीक है ना। और इसी मोहम्मद गौरी की इस विजय के कारण कुछ अपने भारत के उत्तर भारत के प्रदेशों में कुछ राजाओं ने, कुछ साम्राज्य ने विद्रोह कर दिया था, जिसमें एक खोखर जनजाति थी पंजाब की, ठीक है ना, जिसने विद्रोह किया और जो आक्रमण करते थे छुप के, तो उन्हीं से बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी फिर आता है आपका भारत में। और इसी को 1206 में इसी को मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण कहा जाता है। उसने खोखर जनजाति को मौत के घाट उतारे और उनके जोश को ठंडा किया, ठीक है ना। फिर जब वो आक्रमण करके जब वो लौट रहा था तो रास्ते में एक कट्टरपंथी मुसलमान जो थे उसी के साथ थे, उसने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी और यहाँ पे मोहम्मद गौरी का जीवन समाप्त होता है। तो कुछ इतिहासकार, कुछ क्या अधिकतर लोग मोहम्मद गौरी को महमूद गजनवी से कंपेयर करके कहते हैं कि दोनों एक ही समान थे, दोनों का कार्य आक्रमण करके खूब धन अर्जित करना था। लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगता है। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे तुर्क साम्राज्य की स्थापना की भारत में, वही महमूद गजनवी का ऐसा कोई विचार नहीं था। और कहते हैं कि महमूद गजनवी ज़्यादा सक्षम था महमूद गौरी से, क्योंकि महमूद गजनवी को कभी भी मिडिल ईस्ट में जब का मध्य एशिया है वहाँ पे उसे हार का सामना कभी नहीं करना पड़ा था, बल्कि मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। और शुरुआती के समय में जब वो भारत पर आक्रमण किया था तो उसको हार का ही मुंह देखना पड़ा था, और ख्वारिज्म साम्राज्य के द्वारा भी उसको हार का ही मुंह देखना पड़ा मोहम्मद गौरी को। लेकिन इसका एक और कारण यह है कि मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था भारत पर, तो भारत पर मजबूत साम्राज्य का मजबूत साम्राज्य स्थापित हो चुके थे, उससे उसको युद्ध करना पड़ा था। बल्कि महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो यहाँ पे कोई भी मजबूत शासन नहीं था भारत में। इस वजह से महमूद गौरी और महमूद गजनवी के बीच में कंपेयर करना गलत है। दोनों की परिस्थिति अलग थी, ठीक है ना, और दोनों एक ही क्षेत्र से आए थे, ये बात है, इस वजह से कंपेयर होता है। लेकिन महमूद गौरी और महमूद गजनवी दोनों में कंपेयर करना गलत है। अब हम लोग का टॉपिक है राजपूतों के पराजय का कारण। कहा जा सकता है कि किसी देश को कोई दूसरा देश तभी जीतता है जब उसमें सामाजिक और राजनीतिक कमजोरियां आ जाती हैं या आर्थिक एवं सैनिक दृष्टियों से अपने पड़ोसियों से पिछड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये कारण माने जा सकते हैं। अगर बात किया जाए, भारतीय राज्यों का प्रशासनिक ढांचा और सैनिक संगठन कमज़ोर हो चुका था। इस समय तक राजाओं को स्थानीय सरदारों पर निर्भर रहना पड़ता था और ये सरदार आपसी तालमेल रखते हुए काम नहीं करते थे। लड़ाई खत्म होते ही वे तो तुरंत अपने अपने इलाकों में वापस लौट जाते थे। दूसरी ओर अपनी जनजाति संरचना और एकता और खालसा प्रणालियों के विकास के कारण तुर्कों की बड़ी बड़ी स्थानीय सेनाएं लंबे समय तक मैदान में डटी रहती थीं। भारतीय घुड़सवारों की एक संगठित सेना के रूप में जो कि लंबे रास्ते तय करती हो और दांव पेच लड़ती हो के अभ्यस्त नहीं थे, ठीक है ना। तो और राजपूतों में भी घुड़सवार धनुर्धर या पूर्णतः सुसज्जित अश्वारोही का अभाव था। राजपूत तुर्कों से उनकी गाजी भावना के बावजूद किसी भी प्रकार से कम नहीं थे। जाति अवश्य विभाजक थी, लेकिन वह निम्न जाति के लोगों को सेना में भर्ती करते थे और जिसके कारण राजपूत शासकों की सेनाएं युद्ध क्षेत्र में अपने विरोधियों से हमेशा बड़ी होती थी, ठीक है ना। लेकिन कभी भी युद्ध सेना बल के बल पे नहीं जीता जाता है, उसमें महत्वाकांक्षा और सामंजस्य बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। यही मेन कारण थे राजपूतों के पतन के कारण बने, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग का अध्याय 4 खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।